समुद्र सदियों से भारत की गौरवशाली सभ्यता और विकास का अहम मार्ग रहे हैं। मोहनजोदाड़ो से लेकर केरल के मुजरिस पोर्ट तक हमने व्यापार, संस्कृति और संवाद का रास्ता समुद्र से ही बनाया। लेकिन आज जब दुनिया ब्लू इकोनॉमी की बात कर रही है, यानी समुद्र आधारित विकास, तो भारत ने अपने मैरीटाइम लॉज आज की ज़रूरतों के हिसाब से और विकसित भारत की सोच और अप्रोच के साथ उसे एक नया रूप प्रदान किया है। कभी ब्रिटिश काल में बनाए गए पुराने कानूनों के सहारे चल रही हमारी पोर्ट और शिपिंग व्यवस्था अब 21वीं सदी के भारत के अनुरूप बदली जा रही है। संसद ने पिछले मानसून सत्र में 5 ऐतिहासिक विधेयक पारित किए। इन कानून ने न केवल 100 साल पुराने औपनिवेशिक ढांचे को हटाया, बल्कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण संवेदनशील और निवेश के अनुकूल बना दिया है। अब पोर्ट्स को मिलेगी ज्यादा स्वायत्तता, व्यापार को ज्यादा पारदर्शिता और समुद्र से जुड़े हर हितधारक, व्यापारी, नाविक, उद्योग और आम नागरिक सभी के अधिकार और सुरक्षा होंगे सुनिश्चित। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास शो आपका कानून में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नए कानूनों के तहत इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 ने 1908 का कानून बदलते हुए राज्य सरकारों को अपने बंदरगाहों पर अधिक अधिकार दिए हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 ने 1958 का कानून हटाकर सुरक्षा, पर्यावरण और सेफ्टी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। वहीं कोस्टल शिपिंग बिल 2025 भारत की तटीय व्यापार को फिर से जीवंत करेगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी, पर्यावरण को भी राहत मिलेगा। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 ने डिजिटल बिल ऑफ लेडिंग को मान्यता देकर व्यापार को पेपरलेस और विवाद मुक्त बनाया है और बिल्स ऑफ लेडिंग 2025 ने कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। तो समुद्र अब सिर्फ रास्ता नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य है। तो आज आपका कानून में हम समझेंगे इन नए मैरीटाइम लॉज से क्या बदलेगा आम नागरिक, उद्योग और राष्ट्र के लिए, कैसे ये कानून भारत को ब्लू इकोनॉमी का ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करेंगे, और क्या अब हमारे पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज समृद्ध भारत के नए प्रवेश द्वार बनेंगे। पैनल में 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अमरपाल मौर्य जी हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा, आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। और साथ ही स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी हैं, फॉर्मर हेड ऑफ इंडियाज वेस्टर्न नेवल कमांड। सर स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं जो नीति निर्धारक हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, और उनको बधाई के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले मानसून सत्र में अमरपाल जी जिस तरीके से एक ही सेशन में ये 5 महत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट ने पास किए एक साथ, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल। आम जनता के लिए हम आपसे समझना चाहेंगे एक जनप्रतिनिधि से कि ये न्यू मैरीटाइम रिफॉर्म्स क्यों इतने अहम थे। अमृता जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी थी, तब से ही उन्होंने जो है देश की प्रगति में हर मानक को जो है कैसे आगे ले आना है। तो देश में बहुत सारी चीजें हैं जिनको उभारने का काम माननीय मोदी सरकार ने किया था। जैसा चूंकि पार्लियामेंट में आपने पिछले सत्र को भी देखा है, इतने महत्वपूर्ण बिल आए, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने उस बिल पे चर्चा करने की तो बात छोड़ दीजिए, विरोध के स्वर भी उनके दिखे। पर इनसे भी हट करके मोदी सरकार ने तय किया कि हम देश की अर्थव्यवस्था को, भारत की संस्कृति को और भारत की समृद्धि को दुनिया में हम जो है कैसे जो है स्थापित करें। उसमें जो है हमने जो है समुद्री बिल को जब लेकर के आए तो बहुत सारे प्रकार की चर्चाएं हुई, लेकिन चर्चा में लोगों ने भाग नहीं लिया। हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत कही गई कि रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराज ड्याम वंदे भारत मातरम, यानी समुद्र को रत्नगर्भा कहा गया है जी। समुद्र को रत्नगर्भा कहा गया है कि समुद्र, और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन की जो चर्चा हुई है कि उस समुद्र से क्या क्या चीजें जो है भारत में प्राप्त हुई है, और उसको उससे
कांग्रेस सरकार ने नहीं सीखा। मोदी सरकार ने भारत की सनातन संस्कृति से सीखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में तटीय नौवहन विधेयक को ला करके जो सड़क रेल जो माल ढुलाई थी, जो महंगी मतलब अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाती थी, उसको हमने इस बिल को पारित करके इसमें बहुत सारे बदलाव ला करके भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत इसमें जो है हम कर सकते हैं। इसमें एफडीआई का प्रोत्साहन है। पुराने कानून जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर नहीं थे जी, हमने, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हमारा आज से नहीं, अशोक के समय के था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तभी हम समुद्र के मार्ग से करते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको पुनः जीवित करने का काम किया और भारत की अर्थव्यवस्था में बंदरगाहों को एक नए मॉडल के रूप में जो है डेवलप करने का काम किया है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे अमरपाल जी। और एडमिरल शेखर सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इसे कहा जा रहा है, अगर हम मैरीटाइम के अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात करें। एक आम नागरिक ये समझना चाहता है कि कितने ज़रूरी थे, हम कह रहे हैं 100 सालों बाद ये परिवर्तन, ये रिफॉर्म करना, और कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जीवन पर असर पड़ेगा। कैसे समझाएंगे आप इन रिफॉर्म्स को? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। एक बात जुड़ी हुई है जो कि हमारे माननीय सांसद ने कहा, भारतवर्ष का जो टोटल ट्रेड है, व्यापार है, उसमें 95% समुद्री रास्ते से होता है। तो ये आपको एक आइडिया देगा कि क्यों ये आवश्यक था। दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे जो ओशन गोइंग, जो समंदर में जाने वाले जहाज़ हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। ओवरसीज़ ट्रेड के लिए हमारे पास सिर्फ 485 फ्लैगशिप्स हैं, इंडियन फ्लैगशिप्स। और आपको एक कंपैरिजन मैं बता देता हूँ, चीन के पास 29,793 और जापान के पास 15,474 और साउथ कोरिया के पास 6,568। और देखिए इनकी वैल्यू जो है टोटल शिप्स की, चीन की अगर हम बात करें तो उनके पास $255 बिलियन की है, और हमें सिर्फ टोटल हमारे पास 1530 जहाज़ हैं, जिसमें से कि कोस्टल ट्रेड में 1041 और 485 जो है वो लगे हुए हैं ओशन ट्रेड में। तो आपने कहा कि कॉमन पर्सन को कैसे फ़ायदा होगा। देखिए, कोस्टल नेविगेशन के लिए, कोस्टल शिपिंग के लिए जो नियम कानून थे उसको काफ़ी सरल कर दिया गया है। अब स्टेट के जो बोर्ड्स हैं, मैरीटाइम बोर्ड्स, उनको ये ताकत दी गई है कि आप उनके नियम कानून जो है वहाँ के लिए आप बनाएं। दूसरी बात, वहाँ पे बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने होते थे, जिसके लिए कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा अप्रोच करना होता था, तो वो जो है उन हटा दिया गया है। दूसरी बात, एक और तीसरी बात यह है कि उन्होंने मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना करने के लिए कहा है। तो ये सब जो है ये काफ़ी ये जो एक है आपको सबको साथ में लाने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नंबर ऑफ शिप्स बढ़ेंगे। कोस्टल शिपिंग में एक और चीज़ है अमृता जी, ये कि पहले जो है अभी तक विदेशी जहाज़ों में उनके जो कंट्री के फ्लैग हैं वो फ्लाई करते हुए हमारी कोस्टल शिपिंग में नहीं आ सकते। उसके लिए अलग से परमिशन लेना होता है, बिल्कुल ही बंद था वो। लेकिन ये एक्ट जो है वो एक लाइन देता है कि हम जो है उनकी शिप्स को आने देंगे केस टू केस बेसिस पर। तो इससे क्या है, मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस सेक्टर में काफ़ी बढ़ने वाली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी, एंड ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज द लॉज को उन्होंने इतने आसान कर दिए हैं। आपको मैरीटाइम बोर्ड के लेवल पे ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है तो आप उसको वहीं सॉल्व कर लीजिए। तो ये मैं कहूँगा कि जो कॉमन पर्सन है, कोस्टल ट्रेड, मैंने आपको बताया भी कितने सारे वाटरवेज भी बन गए हैं और उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये होने से बहुत ज़्यादा ट्रेड जो अभी सड़कों से जाता है, वो भी अगर वो नदियों के किनारे हैं वो शहर, तो वहाँ से जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में अब हो गया है, वो सारे जो है वो नदी के रास्ते से जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें लोगों का आमदनी बढ़ेगी, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो उस पूरे प्रदेश का, उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होने वाला है। बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं चहुमुखी विकास। जी अमरपाल जी, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 के जरिए राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार दिए गए, तो आपको क्या लगता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये जो नई व्यवस्था है वो कितना मजबूत करेगी, और इससे किस तरीके जो राज्य सरकारें हैं
अब जैसा कि सर ने भी कहा कि अपने स्तर पे ही जो समस्याएं या जो तंत्र उनको तैयार करना है, ईज ऑफ डूइंग एनी वर्क, वो ज़्यादा स्मूथली हो पाएगा। क्या कि पहले भी जब आप देखेंगे कि भारत की जो रचना, जिसके संदर्भ में हम भारत के इतिहास की तरफ जब देखते हैं, तो पहले भी हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते थे। लोग क्या था, जब राजनीतिक पार्टियां चाहे अन्य सत्ता में रही जो है, तो वो स्टेटों के साथ में गलत परंपराएं डेवलप किया कि स्टेट में कोई सरकारें रहे और केंद्र में कोई रहे, तो उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी सत्ताएं नहीं थी। मोदी जी ने इस तरफ थोड़ा सा ध्यान किया, मतलब राजनीति से हट करके हम प्रदेश सरकारों के साथ में समन्वय बना करके काम करने की हमारी परंपरा रही है। आपने देखा होगा कि संस्कृति और समृद्धि भारत की एक दूसरे के पूरक थे। आंध्र में चाहे तिरुपति जी थे, या केरल में पद्मनाभ स्वामी थे, उड़ीसा में जगन्नाथ है, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, ये जो केंद्र थे, गुजरात है, ठीक है, कर्नाटक है, आपने देखो सबके साथ में व्यापार का एक रोड मैप था। आपने इन प्रदेशों को, जो हमारे समुद्री सीमाओं से जुड़े हुए प्रदेश थे, इनके साथ में जो समुद्री व्यापार था, ये प्राचीन काल के समय से हमेशा जो है संपन्न रहे हैं। अंग्रेजों का शासन हुआ तो हमारे यहाँ लोगों ने जो है लूट का अड्डा बनाया उसको, उन सारे जो है पोर्ट के स्थान पर, चाहे वो गंगा सागर का स्थान हो। तो मोदी सरकार ने उन सब चीजों को इसलिए स्वायत्तता दिया कि भाई राज्य सरकार के साथ में मिलकर के किसी भी देश का विकास तब संभव है जब केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर के इस पे काम करें। इस पर राजनीति नहीं करना होता। मोदी जी ने इसको बदला और संस्कृति और समृद्धि के केंद्र को डेवलप करने का उन्होंने इसलिए काम किया। हमारे पास क्या होता था, पहले जहाज कहाँ उतरते थे, हमारे पास बड़े पोर्ट नहीं थे, तो हम हम्बन टोटा पे, कहीं पर सिंगापुर में, तो वो जो लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत का काम भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। हमारी जो लागत लग जाती थी, हम वहां पर सामान, बड़ी जहाजें उतरती थी। आज चाहे वो केरल का पोर्ट हो, गुजरात का पोर्ट हो, मुंबई का पोर्ट हो, इन सबको डेवलप करके जो है नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार की तरफ और व्यापार की तरफ, दोनों तरफ जो है हमने कदम बढ़ाने का काम किया। और आपने देखिए, इसमें आपने देखो कि पर्यावरण का, जो ट्रकों से सामान जाता था, डीजल की जो है उसकी कितनी खपत होती थी और उसका प्रदूषण कितना होता, यानी हमने एक साथ में प्रदूषण को भी जो है खत्म करने का काम किया और रोजगार सृजन करने की तरफ किया, जिससे भारत के नौजवानों को जिस पे काम की व्यवस्थाएं शुरू हो। और भी इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि हमने समुद्र की जो सुरक्षा थी, यानी भारत संपन्न सोने की चिड़िया तब कहा जाता था जब हम अपने समुद्र की सीमाओं से लेकर के हिमालय की सीमाओं तक सुरक्षा का एक भाव रखते थे। ये खाली व्यापार का केंद्र नहीं है, हमने समुद्र को अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा जो है, चूंकि हमारे साथ में एडमिरल साहब जुड़े हुए हैं, सबसे सुरक्षा का बिंदु वो प्रत्यक्ष उन्होंने अपने जीवन में जिया है, वो बताएंगे भी। तो ये हमारी सुरक्षा के मानक के साथ भी, इसलिए आपने देखा होगा कि अंडमान में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में 2300 किलोमीटर का ऑप्टिकल केबल फाइबर, मतलब समुद्र के अंदर बिछा करके उन सारे द्वीपों को कनेक्टिविटी का साधन प्राप्त दिलाया, जिससे भारत की सुरक्षा और भारत की जो है समृद्धि, दोनों में जो है उन्होंने जो है एक मानक के रूप में काम करने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी उपलब्धियां रही हैं। निश्चित रूप से समझा गया है कि किस तरीके से, जैसे आपने भी कहा कि 95% व्यापार जो है वो समुद्री रास्तों से होता है, तो ये जो महत्वपूर्ण मार्ग है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए स्टेप्स ये उठाए गए। शेखर जी, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं जैसे सोलास और मार्पोल, इनसे इसे जोड़ा गया, आपको लगता है कि इससे भारत की जो शिपिंग है वो वैश्विक स्तर पर ज़्यादा उसकी जो भागीदारी है वो बढ़ेगी, या ज़्यादा वो सिक्योर हो सकेगी, या किस तरीके से इसमें बदलाव आएगा? देखिए, भारतवर्ष का जो एक इम्प्रेशन है कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, सब 1908 आपने कहा, 1958, ये पुराने नियम कानून थे जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे। उस समय वो अपने दृष्टिकोण से उन्होंने बनाया था, उन्हें शिपिंग में उनको व्यापार करना है, अब हम व्यापार कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने, अभी हमारे माननीय सांसद ने कहा कि उन्होंने ये किया। मेरे ख्याल से, मैं ऐसा मानता हूँ कि
चूंकि प्रधानमंत्री मोदी एक कोस्टल स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, तो उनको ये जो कोस्टल और समुद्री चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो हमारे ख्याल से एक वो कारण भी है कि इन्हीं के शासनकाल में ये इतनी सारी बढ़ोतरी हो रही है। कमिंग बैक टू आपने जो कहा वो सुरक्षा के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, देखिए 2 कन्वेंशन हैं। एक तो है मार्पोल जो कि मरीन पोल्यूशन को चेक करने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ है, और ये मार्पोल जो है वो सच पूछिए तो जितने पोर्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादा कंपलसरी है। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि वो जो शिप्स हैं उनमें काफ़ी सारे गंदे ऑयल कलेक्ट होते रहते हैं उनके बिल्जेस में, क्योंकि जब मशीनें चलती हैं तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए जो है ऑयल वो कलेक्ट होती रहती है नीचे, तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं कभी कभी वो हार्बर के अंदर। एक वो है, और जिनके पास ये STP सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम, वो कन्वर्टिंग सिस्टम, वो भी आके डिस्चार्ज करते हैं गंद चीज़ों को हार्बर में। तो अब जो है ये हार्बर को, सभी हार्बर को उन्होंने मार्पोल कंप्लायंस के लिए बताया है। इसका मतलब ये है कि जो भी जहाज़ मार्पोल कंप्लायंस के नहीं हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, अगर वो पकड़े गए तो उसका फाइन बहुत ज़्यादा है, वो शिप को जब्त कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल रूल है। तो अब हम इंटरनेशनल रूल के साथ में चलेंगे, क्योंकि पहले ऐसे माना जाता था भारतवर्ष में कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। वो चीज़ एक हम जो है हटा चुके हैं। दूसरा है सोलास जो है अमृता जी, वो ज़्यादातर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास वो जो है वो शिप्स के ऊपर ज़्यादा लागू होता है। कैसे? तो शिप की जो कंस्ट्रक्शन होती है उस समय से वो सोलास कंप्लायंस होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसके जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं वो ऐसे नहीं बने जिससे कि अगर शिप में आग लगी तो बाहर निकलने का रास्ता आसान होना चाहिए। दूसरा है कि फायर फाइटिंग की एपरेटस जो है उसका लिस्ट बना हुआ है, कितने बड़े जहाज़ में कितने फायर फाइटिंग एपरेटस होंगे, उस लड़ाई कैसे लड़ेंगे उसकी होनी चाहिए, गैस मास्क कितने होंगे, और पर्सनल सेफ्टी के लिए जो लाइफ जैकेट्स होती है क्या लोग उसको पहन के आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सोलास कंप्लायंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कई बार ऐसे शिप्स को देखे हैं जो कि सोलास कंप्लायंट नहीं था, तो हम हमेशा इंस्पेक्ट करते हैं। अपने नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज़ भी, उनको भी सोलास कंप्लायंट होना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ और की सेफ्टी के बारे में है, चाहे वो समंदर में हो चाहे वो हार्बर में हो। हार्बर में क्या है, हार्बर में भी सोलास का थोड़ा अंश है। फायर फाइटिंग के लिए पूरे इंतज़ाम है कि नहीं, अगर शिप जो है मान लीजिए क्रूड कैरियर आके लगा है, उसमें आग लग गई, उसको हम कैसे हैंडल करें? क्या उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास साधन है? और अगर नहीं है तो क्या हमने सिविल से, बाकी लोगों से ऐसा इंतज़ाम करके रखा है कि वो आके फायर फाइटिंग कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि ये एक मैंडेटरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। अगर कोई शिप इसको नहीं फॉलो करता है तो उसको जब्त किया जा सकता है, उसको फाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सेफ्टी के बारे में काफ़ी सोचा गया। सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा इन नए बिलों में हमें साफ तौर पे दिखाई देते हैं। मौर्य जी, जो कोस्टल शिपिंग बिल 2025 है जिसका उद्देश्य है तटीय व्यापार को बढ़ाना, आप मानते हैं इससे भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट और पोल्यूशन कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा? किस तरीके से ये जो बिल है वो आने वाले समय में और बेहतर करेगा जो अब तक की प्रक्रिया चली आ रही थी उसे? देखिए, भगवान कृष्ण ने समुद्र के अंदर ही जो है द्वारिका बसाई थी जी। हम सब ने है महाभारत के विषय को जब पढ़ते हैं या गीता को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि यानी भगवान ने ही हमको, ईश्वर ने ही संदेश दिया था कि समुद्र की महत्व क्या है, समुद्र किस रूप में जो है जाना जाता है। गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने इसको तय किया कि इससे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे हो सकती है। आप कल्पना करिए कि 1970 के दशक में समुद्र की सीमाएं 7,516 किलोमीटर जो है इन्होंने अपने अंडर में जो है एरिया में कवर करते थे। मोदी गवर्नमेंट के समय 11,98.81 किलोमीटर जो है आज भारत की समुद्री सीमाओं पे हमारी जो है सरकार की निगरानी जो है होती है। यानी हमारी ही चीजें, हम किसी के पे आक्रमण नहीं किए, हमारी ही चीजों को अनदेखा कर दिया जाता था, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सुरक्षा के घेरे में लिया और जिससे व्यापार की तरफ इसको हम बढ़ाने की दृष्टि में इसकी विधेयक को हम ले जाने के काम किए। उसमें सुरक्षा मापदंडों की जिससे चर्चा किया कि हम
आज बहुत सारे देशों से ड्रग्स किस मार्ग से जाते हैं? समुद्री मार्ग से जाते हैं। आपने देखा हो कि हर दिन कोई न कोई ड्रग्स पकड़े जाते थे। इसका मतलब कि मोदी सरकार ने इस पे सख्ती किया है। पहले भी ड्रग्स जो है भेजे जाते थे, ठीक है, हमारी सरकार में हर दिन पकड़े जा रहे हैं। हमने सुरक्षा भी इस पे किया और हमारे साथ में व्यापार के जो सामान आते थे, पहले क्या डंपिंग हो जाती थी, जहाजें एक दिन आकर के खड़ी हो जाती, 3-3 दिन 4-4 दिन 7-7 दिन तक जो है उनको समय नहीं मिलता था उनके माल को डंप करने के लिए। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती थी वो बढ़ जाती थी जी। तो उससे क्या होता था, व्यापार का मार्ग जो है व्यक्ति दूसरा चुनता था। तो मोदी जी ने तय किया, रास्ते को कम किया। जो 93 घंटे लगते थे, आज 48 घंटे में जो है वो कमी, 48 घंटे में जो है माल की जो है ढुलाई हो जा रही है। यानी हमने हर दृष्टि से उसको जो है एक सुविधा जितनी दे सकती है सरकार, सारे प्रोसेस को स्मूथ करने की कोशिश की गई है ताकि जो आउटपुट है, आउटकम है, वो बेहतर निकल सके। जी बिल्कुल। शेखर जी, नए मैरीटाइम इकोसिस्टम में ब्लू इकोनॉमी को लेकर नेवी कैसे योगदान दे रही है, मैं समझना चाहूँगी आपसे। आपका तो लंबा कार्यकाल रहा है और अनुभव भी। क्या डिफेंस और कॉमर्स कोऑर्डिनेशन को इंस्टीट्यूशनल रूप भी दिया जा रहा है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी क्या है, जितने भी समुद्री रास्ते से आने वाले जहाज जो हमारे लिए सामान लेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी अब नेवी को 100% है। ओके। तो इससे क्या है कि हम उन जहाज़ों को चाहते हैं कि रास्ते में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। उस क्षेत्र में उनसे कोऑर्डिनेशन हमारा 100% है। तो हम उनसे ऑलरेडी बातचीत करने लगते हैं इवन बिफोर दे अराइव इन द इंडियन वाटर्स। क्या आपका कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नेवीज़ को परमिशन है वर्ल्ड वाइड कि आप अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप उस शिप को बोर्ड भी कर सकते हैं। आप नज़दीक जाके अपने नौसैनिकों को, आर्म्ड लोगों को वहाँ पे भेज के पता करिए क्या है। हो सकता है उसके रेडियो फेलियर हो रखा हो। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रेड बढ़ता जा रहा है। पर दूसरी बहुत बड़ी बात ये मैं यहाँ आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी आपने मर्चेंट मरीन की बात की, 95% ट्रेड। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास उतने जहाज नहीं है, उतने शिप्स नहीं हैं कि हम अपना सारा सामान बाहर से इंपोर्ट कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। क्यों? हमारे पास सिर्फ 485 सी गोइंग वेसल्स हैं, जहाँ तक मर्चेंट मरीन का। और एक साल में $75 बिलियन हम फ्रेट में पे करते हैं दूसरे देशों की शिप्स को। तो ये रेवेन्यू हमारे पास तो आता नहीं है ना। तो इसीलिए अभी जो सागरमाला प्रोजेक्ट हो रखा है उसमें उन्होंने, मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था पार्लियामेंट में कि हम जो है शिप बिल्डिंग और इंडियन शिप्स के ऊपर हमारा सामान जाए, ये कोशिश करेंगे ताकि ये 75 बिलियन इज द टोटल लॉस। बिल्कुल। ये रेवेन्यू अगर हमारी इंडियन शिपिंग कंपनी को दी जाए तो वो टैक्स पे करेंगे यहाँ पे, और उसके ऊपर जो उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए SEZ में जाने का, वो बेनिफिट मिलेगा। तो उससे हम वंचित रह जाते हैं। उसमें इंडियन क्रू होगा ज़्यादा, तो एक फिर जॉब की ज़्यादा अभी देखिए 200 जहाज बाहर से लेकर हम उसमें खरीद कर इंडियन फ्लैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि उसमें जहाज नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, अवेलेबल नहीं भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अब जो शिप बिल्डिंग जो हो रही है वो भी चलती जा रही है। तो हमारा इसमें नेवी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जब वो बनाते हैं शिप्स और जब भारतवर्ष को वो अपना व्यापार का कार्य करने लगते हैं तो हमसे उनका 1-to-1 हो जाता है। हार्बर में हमारे जहाज जहाँ रहते हैं वहाँ पे जनरली देखेंगे कि आप मर्चेंट शिप के भी हार्बर हैं, सिविल हार्बर भी है। तो वहाँ पे कौन शिप आ रहा है, कौन शिप जा रहा है, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है। और कभी कभी हम जाके उनको विजिट भी करते हैं ताकि उनको लगे कि कुछ सुरक्षा के जो काम है हो रहे हैं। तो ये आपने प्रश्न पूछा है जी। एक तरह से मैं कहूँगा कि इसमें कोशिश जारी है। हम 100% नहीं है, लेकिन हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं और वो हो जाएगा। बिल्कुल। चूँकि वक्त की कमी है, एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी अमरपाल जी कि जिस दिशा में हम चले, और आपने कहा भी और जैसा कि सर ने भी बताया कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारा जो समुद्री का पूरा एरिया है और तमाम तरह के जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। लास्ट कमेंट आपसे कि जब हम विकसित भारत 2047
की दिशा में अग्रसर होकर चले हैं। ये जो मैरीटाइम रिफॉर्म्स हैं, ये जो 5 नए कानून हैं, उसके तहत हम समुद्री रास्ते से किस तरीके से देश को उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य के करीब आएंगे? मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बनेगा, जिसमें समुद्री सीमाओं की, समुद्र के अंदर व्यापार की, समुद्र के अंदर पोर्ट के, समुद्र के अंदर जितने भी खनन के चीजें हैं, चाहे वो तेल है, गैस है, आज सब मिलना प्रारंभ हो गए हैं। आने वाले जो 2047 के विकसित भारत का रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस रोड मैप में 90% अगर योगदान किसी का होगा तो समुद्री सीमाओं का होगा, समुद्र का होगा। और समुद्र के अंदर ये जो सारे बिल की व्यवस्थाएं जो है नरेंद्र मोदी जी ने तय किया सरकार ने, जिससे दुनिया का व्यक्ति भारत में आकर के एक इको फ्रेंडली के रूप में, यानी अपने किसी भी काम को, पहले जो सरकारें थी ना कि लटकाना, अटकाना, भटकाना, जो ये कई प्रकार के व्यक्तित्व जो है कांग्रेस सरकार में देखे जाते थे, मोदी जी ने एक सरलता की तरफ ले गए कि जिससे बाहर के व्यक्तियों को भी और भारत के भी व्यक्तियों को, किसी को भी व्यापार करने में किसी प्रकार की असुविधा ना प्राप्त हो। उसमें हमारा ये समुद्री बिल बहुत ही जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरपाल मौर्य जी, आप जुड़े हमारे साथ इस पर विषय पर चर्चा करने के लिए। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। जी बिल्कुल, तो कुल मिला के जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, तो निश्चित रूप से जो हमारा समुद्र है, समुद्री मार्ग है, और ये जो कदम उठाए गए नए कानूनों को लेकर, वो ऐतिहासिक भी है और वक्त की ज़रूरत भी, जिसे पूरा किया गया है। और अब हम उस दिशा में अग्रसर हो चले हैं जब समुद्र के रास्ते जो विकास है और विकसित भारत है, उसका जो लक्ष्य है उसे जल्द से जल्द अचीव किया जाएगा। आपके कानून के शो को आप संसद टीवी के तमाम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।